तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? न्यूक्लियस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके हिस्ट्री वगैरह में जाएंगे, थोड़ा मज़ा आएगा और थोड़ा फील भी आएगा कि क्या होता है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था जब इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में, मतलब रेडियो एक्टिविटी के क्लास में शायद मैंने बताया था, जब BEN पढ़ रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी, तब मैंने क्या बोला था, अगर मैं हायर BEN लोअर BEN से हायर BEN पे जाता हूं तो मुझे एनर्जी बहुत अमाउंट का मिलता है, और उसको करने के लिए मुझे दो तरीके मिलते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। आज हम दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर फिजन अगर हम बात करें तो ये नेचुरली बहुत कम होता है। मतलब क्यों नेचुरली कम होता है? मतलब हमारे अर्थ के सरफेस में बहुत कम होता है, लेकिन सन वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें होता क्या है, नेचुरली रेडियो एक्टिविटी होता है, मतलब उसमें से अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं। लेकिन एज बिकॉज हमारे चारों ओर नेचर में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है, तो हमें हर जगह देखने को नहीं मिलता। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन को बेसिकली करने के लिए क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, उसको दो पार्ट में तोड़ना है। अब तोड़ेंगे कैसे? नेचुरली तो वो होता नहीं है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है। चलो मान ले आर्टिफिशियली मुझे करना है, तो मैं उसे करूंगा कैसे? तो अगर मेरे पास कोई एक न्यूक्लियस है जो बड़ा है, मतलब 230 से बड़ा है, जिसका मास नंबर A अगर बड़ा है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसको न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। अब न्यूक्लियस को तोड़ने का अब उसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? मान लो इस रूम में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, जगह मतलब खड़े हैं, जगह नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान इस दरवाजे को खोल दे और उस दरवाजे को खोल दे, और एक इंसान उधर से गोली की तरह आए और निकल जाए, तब क्या वो इस 100 लोगों पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा घूम जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, तो वो निकल जाएगा। जैसे भीड़ में होता है, भीड़ में अगर आप जल्दी जल्दी निकल जाते हो तो ज्यादा ट्रबल नहीं होता। लेकिन अब सोचो, 100 यहां पे 100 लोग हैं और उसमें जगह ही नहीं है, लेकिन मैं उस आदमी को बोला कि तू इधर से आके इधर रह जा, तो और क्या जो अनस्टेबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एक कांच है, कांच आपके पास एक ग्लास स्लैब है, उसमें आप गोली मारते हो तो उसमें एक परफेक्ट सर्कल होके छेद होके निकल जाता है ना। लेकिन अगर पत्थर मारते हो बिखर जाता है कांच। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोली का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो वो पार हो जाता है उसमें से एक छोटा सा खोल करके। लेकिन पत्थर मारते हो तो ज्यादा वेलोसिटी नहीं होता, तो टूट जाता है। तो वैसे ही अगर हम न्यूक्लियस में एक स्लो, जो यूरेनियम का या जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, उसमें अगर एक नया छोटा सा न्यूट्रॉन उसमें डाल दूं, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता, एक छोटा सा न्यूट्रॉन डाल दूं जो बहुत स्लोली ट्रेवल करता है, तो क्या होगा, वो टूटना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके बीच में न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और वो टूटना शुरू कर देगा। और जब टूटेगा तब हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। और ऐसे ही किया जाए, यही एप्लीकेशन से ही किया जाता है आपका न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, यहां पे कुछ मैंने रिएक्शंस लिखे हुए हैं, ये इसका वही चीज यहां पे होता है। जब मैं एक यूरेनियम में जिसका 23592 है, उसमें अगर एक न्यूट्रॉन डालता हूं तो वो क्या बनाता है, बैरियम बनाता है और क्रिप्टॉन बनाता है, और उसके साथ साथ ये 3 न्यूट्रॉन भी बनाते हैं अलग अलग, और इसमें बहुत हाई एनर्जी निकलता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हो रहा होगा, और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लेकिन मेजरली या जो बहुत हर बार या रिपीटेडली जो रिएक्शंस बनते हैं वो ये बनते हैं। समझ रहे हो? फील आ रहा है क्या हो रहा है? एक फील देते हैं कि कितना एनर्जी आता होगा। अगर 1 किलो कोल
कोल मतलब जानते हो ना, घर, या फिर अगर आप गैस जब ऑन करते हो उसमें से एनर्जी हीट निकलता है ना, जो एनर्जी निकलता है वो अराउंड होता है 30 to 40 मिली जूल बोल सकते हो। अगर हाथ रख दोगे उसके ऊपर, हाथ खत्म हो जाता है, जल जाता है ना। अगर मैं 1 ग्राम या बोल सकते हो हाँ लगभग 1 ग्राम यूरेनियम लेता हूं तब मुझे उतना एनर्जी मिलता है, अगर उसमें फ्यूजन होता है। फील आ रहा है कितना एनर्जी हो रहा होगा उसमें। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारा हिरोशिमा एंड नागासाकी में हुआ था। क्या हुआ था वहां पे? इन 1945 यूएस, अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध हो गया था। तो यूएस ने क्या किया, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब उस पर गिराया, 2 शहरों पे, ठीक है। एक है हिरोशिमा पे और दूसरा है नागासाकी में, ठीक है। हिरोशिमा में जो गिरा था उसका नाम, तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिरा था उसका नाम था फैट बॉय। जो लिटिल बॉय था उसमें 64 केजी का यूरेनियम डाला गया था, 64 केजी, ठीक है। और जो नागासाकी में जो बॉम्ब गिराया गया था उसमें लगभग कितना 6 किलो का प्लूटोनियम डाला गया था, 6 से 7 किलो का। यूरेनियम से भी हो सकता है, प्लूटोनियम से भी हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। दे आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। अब तुम्हें यह जान के ताजुब होगा, जब बॉम्ब गिराया गया क्या 64 किलो का यूरेनियम फट गया? लेस देन 1% बोल सकते हो, या फिर 1 पॉइंट समथिंग % का यूरेनियम बस उसमें से एक्सप्लोड हुआ था। और जब नागासाकी में जो 6.19 किलो का ना, उसका लेस देन 1% हुआ था फैट बॉय का। अब और आज तक वहां पे जो बच्चे, मोस्टली बच्चे पैदा होते हैं वो हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, इतना डेंजरस है। फील आ रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब कैसा, कितना मतलब विस्फोटक है। और ये कब हुआ था? जब 1945, जब टेक्नोलॉजी उतना एडवांस्ड नहीं था। आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है, अगर आज के डेट में ये वॉर हुआ होता, अगर 64 किलो डाला जाता और 64 किलो फट जाता तो दुनिया शायद खत्म हो जाता, इतना एनर्जी उसमें होता है। समझ रहे हो? तो ये जो हमारे इंडिया में अगर, चलो ये तो मैं हिरोशिमा नागासाकी के बारे में बात किया, इंडिया में एक मूवी अभी निकला था पोखरान, देखे हो? पोखरान एक ऐसा जगह है जहां पे पहली बार इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी टेस्ट करने के लिए या न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने के लिए मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वो हुआ था। सर अटल बिहारी वाजपेयी, वो बहुत रेस्पेक्टेड है, उनके नेतृत्व में वो हुआ था। और एपीजे अब्दुल कलाम सर उसका निरीक्षण कर रहे थे। तब इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री बना। क्योंकि अगर देखो, इंडिया न्यूक्लियर पावर अपने पास इसलिए रखता है ताकि सामने वाला हमको डरा ना सके, ठीक है। आज पाकिस्तान उठ के बोल देता है कि हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, कोई भी कुछ भी, मतलब न्यूक्लियर बम नहीं हुआ, चॉकलेट हो गया, इसके ऊपर फेंक देंगे, उसके ऊपर फेंक देंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर एक बार डल गया ना, दुनिया खत्म है, इतना एनर्जी है। और ये सब शुरू कहां से हुआ था? ये सब किसका एप्लीकेशन है? आइंस्टाइन साहब का एप्लीकेशन है, E = mc², एनर्जी मास रिलेशन। अब क्या आइंस्टाइन साहब ने ये सोच के इसका इजाद किया था कि बॉम्ब बनाएंगे लोग? नहीं, उन्होंने ये सोचा था कि हमें इतना एनर्जी मिल जाएगा कि दुनिया में एनर्जी की कमी ही नहीं होगी। लेकिन उसका गलत फायदा भी बहुत लोगों ने उठाया। जैसे तुम लोग हो, पढ़ने के लिए दिया जाता है, टाइम है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना नहीं है उस टाइम पे। क्या करना है? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है। और जो टॉपर्स होते हैं वो उस टाइम पे पढ़ते हैं। वही फर्क है तुम में और उनमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो अब इस पे आते हैं, इसमें एक्चुअली होता क्या है।
जब यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन डाला जाता है तब वो कुछ पार्टिकल्स में टूटता है और उसमें से बहुत सारे एनर्जी निकलते हैं, और जब कितना एनर्जी निकलता है उसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली लूं यूरेनियम का ए कितना होता है, 235 लिखा है, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 240 ले लेता हूं, ठीक है, ए 240 ले लेता हूं, और उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV, ठीक है। और जब उसको तोड़ा गया लगभग 120 में टूटा, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ले रहा हूं, कभी 144 होता है, 133 होता है, 99 भी होता है, तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए 120 ले रहा हूं। और जब A 120 होता है तब BEN कितना होता है, 8.5 MEV, ये पर न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, एक न्यूक्लियन पे मुझे 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गेन मिलेगा। यूरेनियम में कितना गेन होगा, कितना है, 240 लिया हुआ है, तो 240 इंटू 0.9 कर दो, 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या MEV का एनर्जी हमें मिलता है एक न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम से। सोच रहे हो? अब ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो यहां से जब मैं एक, ऐसा नहीं है कि एक एटम, एक यूरेनियम एटम आप पकड़ के रिएक्शन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता, होता है क्या, नहीं, आप कुछ यूरेनियम लेते हो कुछ अमाउंट, उसमें करोड़ों एटम्स होते हैं, और जब उसमें एक न्यूट्रॉन आप डालते हो तो उधर से निकलता है 3 न्यूट्रॉन, इधर देख लो जरा, 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और ये 3 न्यूट्रॉन आगे बढ़ के और 3 न्यूट्रॉन में घुसते हैं, 3 एटम में घुसते हैं, समझ रहे हो, और उन 3 एटम से और 3 निकलते हैं। जैसे ये एक न्यूट्रॉन निकला, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन से फिर और न्यूट्रॉन निकले, ये भी और एक एटम से घुसेंगे, ये जो तीनों न्यूट्रॉन है वो 3 अलग अलग एटम में घुसेंगे। जब 3 अलग अलग एटम में घुसेंगे, एक एटम से 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होंगे, इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3, और वो 3 और बाकी आगे बढ़ेंगे और 3 एटम में घुसेंगे, तो एक चेन रिएक्शन होता है उसमें, और ये अनकंट्रोलेबल है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस चीज को, ठीक है। तो नेचर में ये नहीं हो, और नेचर में क्यों नहीं होता कि यूरेनियम कॉन्सेंट्रेटेड वे में पाया नहीं जाता। कॉन्सेंट्रेटेड वे मतलब कि एक जगह पे वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। अगर 10 बड़े बड़े ट्रक का मिट्टी अगर तुम लेते हो, 10 बड़े बड़े ट्रक से, एक ट्रक का वजन मान लो अगर 1000 टन भी है, ठीक है, 1000 टन के अगर अर्थ तुम निकालते हो, मिनरल्स निकालते हो, उसमें से अराउंड कुछ ग्राम्स या बोल सकते हो कुछ किलो के यूरेनियम मिलेंगे। मतलब ये इतने स्कैटर्ड हैं हमारे अर्थ पे, एक साथ अगर हो जाए तो खत्म है। इसीलिए ये रिएक्शन हमें नेचर में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है रीजन फॉर नॉट हैविंग चेन रिएक्शन, पहला पुअर कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम। अब यहां पे जब न्यूट्रॉन निकलता है ना, यहां से न्यूट्रॉन जब निकलता है, ये बहुत हाई स्पीड या बहुत तेजी से न्यूट्रॉन निकलता है। जो ये न्यूट्रॉन है इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, और जब ये न्यूट्रॉन आगे 3 एटम में और घुसते हैं तब कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि फ्यूजन करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन चाहिए ऐड करने के लिए ताकि ये टूटे। लेकिन हाई स्पीड से निकल जाता है तो फ्यूजन हो नहीं पाता। और कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें तो एनर्जी चाहिए, तो अब इंडिया में भी 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तमिलनाडु में एक है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तमिलनाडु में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था वो होमी भाभा सर ने किया था, वो भी एक बड़े साइंटिस्ट है इंडिया के, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन यह है कि यूरेनियम लाओ, यूरेनियम को कॉन्सेंट्रेट करके रॉड फॉर्म में रख दो। जो पहला प्रॉब्लम था पुअर कॉन्सेंट्रेशन, वो सॉल्व हो गया। मतलब यूरेनियम कलेक्ट करो और उसको इस पेन के शेप में रॉड के फॉर्म में रख दो,
कास्ट करके। तो एनरिचमेंट आ गई। दूसरा क्या प्रॉब्लम था, हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स। अब इसके स्पीड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर न्यूट्रॉन्स निकल रहा है उसमें से बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से अगर न्यूट्रॉन निकल रहा है तो उसके स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडिंग क्या था उसका, मॉडरेटर से टकरा के उसका स्पीड बहुत कम हो जाता था, स्लो डाउन हो जाता था। और जब स्पीड कम हो जाता था तो अब मॉडरेट के चारों ओर पानी बहता है, पानी बहाया जाता है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, मॉडरेटर जो होता है उसके चारों ओर पानी रहता है, और वो पानी, ठंडा पानी डालते हैं, उबलता हुआ पानी निकलता है, उसमें से थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसको वैसे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद और भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होते हैं, कंट्रोल रॉड्स जिंक से बने हुए होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स को या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर ले अपने में। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, उसको अगर आप बाहर से देखो, अगर जो जहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर रखा होता है उसके बाहर लगभग 6 फीट मोटा कंक्रीट, प्योर कंक्रीट का वॉल बना हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो रेडिएशंस निकले वो बाहर ना जाए। अगर मान लो कभी कंट्रोल ना भी हुआ रिएक्शन करते वक्त, तो एटमॉस्फेयर को नुकसान ना हो। उसके अंदर जो भी रहते हैं वो जिंक के कपड़े पहने हुए रहते हैं, जो भी साइंटिस्ट काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। और जिंक के कपड़े क्यों पहने रहते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव रिलीज होता है ना रेडिएशंस, जिंक एब्जॉर्ब कर लेता है। जब अंदर जाते हैं स्कैन होते हुए जाते हैं, बाहर आते हैं स्कैन होते हुए आते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर, बहुत। अगर कभी जाओगे होमी भाभा रिसर्च सेंटर मुंबई में है, अगर कभी मौका मिले जिंदगी में जाना, मुंबई रे होमी भाभा मुंबई रहे, तमिलनाडु आउट अच्छी, तो वहां पे आपको मतलब कितने प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा टू एंटर। हालांकि जनरल लोगों को घुसने नहीं देते न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। जो रेडिएशंस होता है ना, उसमें भयंकर म्यूटेशंस होता है हमारे बॉडी में। तो एनर्जी के लालच में हमने ये सब कर दिया है, और उसमें से हमें एनर्जी मिलता भी है, लेकिन उतना नहीं मिलता जो इस देश को चलाने के लिए चाहिए। और क्यों नहीं मिल पाता, पहला ये यूरेनियम उतना मिलता नहीं है। हमारे इंडिया में जो यूरेनियम है वो 238 का मिलता है, मतलब इंडिया में यूरेनियम जो हमें मिलता है वो U238 और 93 ये मिलता है, सॉरी 92 ये मिलता है। इंडिया में ये मिलता है यूरेनियम। लेकिन जो रिएक्टर्स में जो यूरेनियम हमें एक्चुअल में चाहिए वो ये वाला चाहिए, 235 वाला। तो पहले इसको तोड़ा जाता है 235 में, उसके बाद रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और वो भी एक अलग रिएक्टर है जहां पे इसको तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर शायद, हाँ, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसका नाम है, जहां पे इसको डाला जाता है टू मेक इट 235। और ये मिलना भी उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है यूरेनियम मिलना। अब सोचो हिरोशिमा नागासाकी में इतना ब्लास्ट हुआ, पूरा शहर तबाह हो गया था। अभी भी मोस्ट ऑफ द बच्चे जब पैदा होते हैं हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। कितना हार्मफुल है ये, और कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। अगर देखे होगे एक मूवी भी है जहां पे इस चीज को दिखाया भी गया है, वुल्वरीन। अगर देखोगे एक्समैन सीरीज का एक पार्ट है वुल्वरीन, मूवी में स्टार्टिंग में दिखाया गया है। इतना हाई एनर्जी उसमें से निकलता है, पूरा शहर तबाह कर देगा। अब सोचो अगर 1 किलो यूरेनियम राउरकेला में फट गया ना, राउरकेला छोड़ो पूरा सुंदरगढ़ ही उड़ जाएगा, नामो निशान खत्म सुंदरगढ़ का। 1 किलो यूरेनियम बस काफी है राउरकेला को उड़ाने के लिए। राउरकेला क्या पूरे सुंदरगढ़ को उड़ाने के लिए काफी है। मतलब और मान लो के चलो और 50-100 साल यहाँ पे कोई इंसान आएगा भी नहीं, मतलब बनेगा भी नहीं, खत्म।
तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं न्यूक्लियर फिजन का बेनिफिट ये है कि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलता है बहुत, तो उससे हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ चीज यूज करके, जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो कोल का यूज होता है, कोल को जलाया जाता है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज होता है। ठीक है, बेसिकली हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके ही एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये आरएसपी जो स्टील प्लांट है, उधर जब कोल बर्न होता है उसमें तो पानी गर्म होता है उसमें। ठीक है, तो ऊपर जो टावर्स है ना उधर टरबाइंस लगा दिए जाते हैं ताकि जब वेपर्स निकलता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। थर्मल पावर प्लांट्स, या जो अगर तालचेर में जो है थर्मल पावर प्लांट, वहां पे ऐसे ही एनर्जी बनता है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन कर दे तो बहुत कम क्वांटिटी में यूरेनियम यूज होगा, तो फॉसिल फ्यूल्स बचेंगे। क्योंकि अभी बोला जा रहा है हम जिस रेट से फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, कुछ सालों बाद हमारे बच्चे, हमारे जो दूसरे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन होंगे, उनको फॉसिल फ्यूल मिलेगा ही नहीं। इसलिए नेचर को सेव करने के लिए अभी बोल रहे हैं। जो एग्जाम्पल अभी चल रहा है गोवा का प्रोटेस्ट, जानते हो गोवा में प्रोटेस्ट चल रहा है ताकि वहां पे 3 प्रोजेक्ट आए हुए थे। एक तो क्या रेलवे लाइन, एनएच और पावर लाइन ट्रांसमिशन, और उसको करने के लिए कुछ लगभग 10 से 20,000 पेड़ काटे जाएंगे। नहीं, 10-20 हजार में कम बोल रहा हूं, शायद मुझे ठीक से नंबर याद नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी वहां पे जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है अभी। ठीक है, तो क्या वो नहीं करना पड़ेगा अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन से रिएक्शंस निकाल दें, एनर्जी निकालें, नेचर सेव रहेगा। और इट इज ए गुड रिप्लेसमेंट ऑफ कोल। ठीक है, और इसमें लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ब्लास्ट होने के चांसेस है, और एक बार ब्लास्ट हो गया ना रिएक्शन करते करते तो देश ही खत्म भाई। इंडिया जैसा कुछ था पता भी नहीं चलेगा। हालांकि फिर भी किया जाता है ताकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम निकाल लें, लेकिन फुल फ्लेज में हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें और एक दिक्कत भी है, रेडिएशन लीकेज। रेडिएशन लीकेज मतलब जब रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है, क्योंकि अगर कोई प्लांट बन रहा है या प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, तो उसमें वेस्ट बनेगा ही बनेगा, और उसमें से जो वेस्ट होता है ना, उसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो यूरेनियम है, अब उसको तो फ्यूजन करके हमने निकाल दिया, तो जो मटेरियल है उसमें से तब फिर भी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं, जो हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहां पे रेडिएशन लीकेज का भी टेंशन रहता है। समझ रहे हो? फील आया? कुछ समझ आया न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ठीक है, ये लिख चुके सारा। हमने एक तरीका देखा न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें क्या कर रहे थे हम, उसमें एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ के 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बना रहे थे, जिसमें से हमें एनर्जी मिल रहा था। लेकिन और एक भी तरीका था जिसमें से हम एनर्जी निकाल सकते हैं या बना सकते हैं, और वो था फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में? फ्यूजन में हमने बहुत सारी चीजें देखी। यूरेनियम में हमें बहुत कम यूरेनियम मिलता है, और उसमें बहुत सारे और भी डिसएडवांटेजेस थे। तो हमने सोचा कि साइंटिस्टों ने सोचा कि चलो फ्यूजन करके देखते हैं। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है कि 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिलाया जाता है, और जब मिलाया जाता है तब भी एनर्जी निकलता है। समझ रहे हो? तो जब 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन के 2 एटम को जब मिलाया जाता है, तब हमें अराउंड 0.42 MeV का एनर्जी मिलता है, जब 2 एटम सिर्फ मिलते हैं। और हाइड्रोजन हमारे पास प्लेंटली अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हम हाइड्रोजन को यूज क्यों नहीं करते? तो इसको मिलाने के लिए, अब देखो 2 एटम को मिलाओगे तो उसमें भी हमें एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो मिल जाए। अगर 2 आयरन रॉड को आपको ज्वाइन करना हो, आप उसे गर्म करते हो, वेल्ड करते हो,
दो एंड को गर्म कर दो ताकि वो ज्वाइन होता है। ऐसा तो नहीं कि दो आयरन रॉड को फेविक्विक से लगा दो तो वो चिपक जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। थर्मोकोल का नहीं, थर्मोकोल में फेविक्विक जाएगा, फेविकॉल से कर सकते हो। तो वो जुड़ता कैसे है, कोई भी दो मेटल जुड़ेगा कैसे, जब उसको हायर टेम्परेचर मिलेगा। तो दो एटम को, दो हाइड्रोजन एटम को जोड़ने के लिए हमें लगभग 3 × 10⁹ केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। समझ रहे हो, 3 × 10⁹ केल्विन। रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री, 300 केल्विन। ये 300 केल्विन, 3 × 10⁻², और 3 × 10⁹ कहां है, उतना हाई टेम्परेचर चाहिए ताकि दो हाइड्रोजन एटम मिल सके। चलो मान लिया मैं उतना टेम्परेचर ले भी आया, ठीक है, मैं उतना टेम्परेचर ले भी आया, तब भी हमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जब हाइड्रोजन दो मिलते हैं तो वहां से जो एनर्जी मिलता है ना 3.27 MeV, जो ये वाला एनर्जी तुम्हें दिख रहा होगा, दो हाइड्रोजन, या फिर ये वाला एनर्जी, उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। जैसे वहां पे क्या होता है, हम मॉडरेटर यूज करते रहते, न्यूट्रॉन निकल रहा था, उसका स्पीड कम कर, इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। इतना ज्यादा टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा पानी जाएगा उधर, मॉडरेटर डालोगे, वो खुद ही वेपर हो गया होगा इतने टेम्परेचर में। तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यह बहुत ही अनकंट्रोलेबल है। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्यूजन रिएक्शन बहुत एफिशिएंट होता है। 1 यूनिट मास अगर आप यूज करते हो 1 यूनिट मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको 6.7 MeV का एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर 1 यूनिट मास ऑफ यूरेनियम यूज करते हो तो आपका 1 MeV का एनर्जी मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अब यहां पे सब कुछ जो फ्यूजन में जो डिसएडवांटेजेस था, फ्यूजन में उसका एडवांटेजेस है। एक क्या, हाइड्रोजन हमें आराम से मिल सकता है, बहुत अमाउंट का एटमॉस्फेयर में है, उठा लो। दूसरा कि उसमें से कोई रेडिएशन होगा नहीं, जैसे वहां पे होता था यूरेनियम से जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज जो होते थे, यहां पे हाइड्रोजन से कोई वेस्ट निकलने वाला है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब ये रिएक्शन होता है या फ्यूजन रिएक्शन होता है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, दुनिया खत्म, दुनिया खत्म। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया खत्म। और यही फ्यूजन रिएक्शन हमारे सन के सरफेस पे होता है। तुम इस प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, इससे आगे वाला प्लेनेट पे जाओ, उधर खत्म हो जाओगे, इतना हाई टेम्परेचर होता है। सन के सरफेस पे जाने का तो सोचना ही भूल जाओ, कितना हाई टेम्परेचर होता है वहां पे। इमेजिन करो, अरे यहां पे सन हमारे से कितना दूरी पे है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है यहां पे हालत खराब हो जाता है मई महीने में। अब सोचो, और उसके पास जाओगे, सन के पास धीरे धीरे गए, इतना हाई टेम्परेचर होता है, खत्म ही हो जाओगे वहां पे। तो सोचो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता होगा फ्यूजन रिएक्शन से। तो इतना अनकंट्रोलेबल है कि हम इसको यूज ही नहीं कर सकते, बना ही नहीं सकते। और अगर सोचो ये बन गया और कंट्रोलेबल हो गया, दुनिया का पावर, जो एनर्जी का प्रॉब्लम है, जो एनर्जी का स्कैर्सिटी है, खत्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वैसा टेक्नोलॉजी हमने बनाया नहीं कि जो इसको कंट्रोल कर पाए। तुम में से कोई ना कोई निकालेगा इसका सोल्यूशन, अंकित निकालेगा ना। तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के रिगार्डिंग बातें। कुछ समझ में आया क्या होता है इसमें? एक बार जाके घर में बुक पढ़ना, थियोरिटिकल पार्ट है, मुझे पता है तुम लोग नहीं पढ़ोगे, लेकिन मेरा काम है बोलना, तो मैं बोल दूंगा। बुक पढ़ना, और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे इसके बारे में। जितना तुम पढ़ोगे इन सब की चीजों के बारे में, उतना नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ बातें। अब इसी के रिगार्डिंग हमें बोर्ड्स में या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, सब अब आए ना आप बात पे, क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। क्वेश्चंस का एक क्लास करेंगे हम कल। न्यूक्लियस चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन हमें मिल सकता है, जैसे जैसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हमें मिल सकते हैं, हम कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम्स में आया हुआ है या फिर जैसा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबल
आ सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास, कल मंडे है ना, कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ न्यूक्लियस चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम इसके रिगार्डिंग थ्योरी खत्म होता है, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम सेमीकंडक्टर पे चलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।